हाय एंड वेलकम टू अवर डेली मेंस आंसर राइटिंग इनिशिएटिव डे 38। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इंडियाज लो एमिशन स्ट्रेटजी। इंडिया ने रिसेंटली यूएन में अपनी लो कार्बन एमिशन स्ट्रेटजी कैसे वो नेट जीरो एमिशन अचीव करेगा उसका एक स्ट्रेटजी पेपर सबमिट करा था। उसी पे आज का हमारा क्वेश्चन बेस्ड है और आंसर भी बेस्ड है। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर क्वेश्चन। हमारा आज का क्वेश्चन है डिस्कस द की फीचर्स ऑफ इंडियाज लॉन्ग टर्म लो एमिशन development strategy and also analyze the financial blocks to India's target in achieving net zero emissions by 2070. So हमको दो चीजें डिस्कस करना है। द फर्स्ट थिंग इज वी नीड टू डिस्कस इज कि क्या लो टर्म इंडिया की लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है जो स्ट्रेटजी पेपर यूएन में सबमिट करा है उसके क्या फीचर्स हैं। एंड हमको ये भी डिस्कस करना है कि इंडिया ने जो अपना टारगेट सेट करा है 2070 तक नेट एमिशन जीरो एमिशन अचीव करने का, उसको अचीव करने में कौन कौन से फाइनेंशियल रोड ब्लॉक, नॉट जनरल रोड ब्लॉक, हमने फाइनेंशियल ब्लॉक्स जो आ रहे हैं इंडिया को वो डिस्कस करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर आंसर। हमारा आंसर हमेशा की तरह तीन पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। इंट्रो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या बाउंडेशन थे या क्या कारण था जिसके कारण से इंडिया ने एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी का जो पेपर है वो बनाया है, क्या कारण था उसका। उसके बाद बॉडी पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया की जो स्ट्रेटजी है उसके बेस पिलर्स क्या हैं एंड उसके की फीचर्स क्या हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। एंड देन लास्टली वी विल मूव ऑन टू द फाइनेंशियल रोड ब्लॉक्स इन achieving net zero target for India by 2070, and then we will end the answer by our conclusions. Let's start with our answer. हमारे इंट्रो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या कारण है जिसके कारण इंडिया ने ये नेट जीरो एमिशन स्ट्रेटजी बना के यूएन को सबमिट करी है। पेरिस एग्रीमेंट 2015 जो था, जो एनवायरनमेंट की सबसे बड़ी डील मानी जाती है अभी तक की, जो क्लाइमेट कार्बन डाइऑक्साइड के और ग्रीन हाउस गैसेस के जो एमिशंस हैं जो ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए कोऑपरेशन, इंटरनेशनल कोऑपरेशन ट्रीटी है। सो पेरिस एग्रीमेंट 2015 के अंदर में सारी कंट्रीज जो हैं दे आर बाउंडेड कि वो उनको अपना एक प्लान सबमिट करना है कि वो कैसे अपनी इकोनॉमीज को फॉसिल फ्यूल से क्लीन एनर्जी सोर्सेज पे शिफ्ट करेंगे और कैसे टाइम के साथ उनके एमिशंस जो हैं, जो नेट एमिशंस जो हैं वो ज़ीरो हो जाएंगे। सो इसके लिए हर एक कंट्री को अपनी अपनी एक स्ट्रेटजी बना के सबमिट करना है कि ताकि कोई भी कंट्री नेट ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो एमिशंस होते हैं, जो गैसेस रिलीज होती हैं, वो नेट एमिशंस ज़ीरो रहें। सो इसको क्यों करना है, क्योंकि अगर सारी कंट्रीज नेट एमिशन अपने ज़ीरो नहीं करेंगी तो हमारा जो पेरिस एग्रीमेंट का जो टारगेट है, पेरिस एग्रीमेंट के अंदर में टारगेट सेट किया था कि ग्लोबल वार्मिंग बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी, मतलब जब तक ईयर 2100 आता है तब तक ग्लोबल वार्मिंग का जो राइज इन टेम्परेचर है ग्लोबल वार्मिंग के कारण वो 2 डिग्री सेल्सियस के बियॉन्ड नहीं होना चाहिए। और कोशिश तो ये करना चाहिए सारी कंट्रीज को कि 2 डिग्री सेल्सियस का तो टारगेट दिया है, बट एट एनी कॉस्ट, मतलब और कंट्रीज को एक्स्ट्रा एफर्ट करना चाहिए अक्रॉस द वर्ल्ड कि वो टारगेट 1.5 डिग्री सेल्सियस पे ही अचीव कर ले, मतलब ग्लोबल वार्मिंग में राइज ऑफ टेम्परेचर अक्रॉस द अर्थ 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना बढ़े। इंडिया ने अपने आप का टारगेट ये कमिट किया था कि हम हमारी कंट्री को नेट जीरो एमिशन बना लेंगे बाय द ईयर 2070, और इसी कंटेक्स्ट में उसने अपना ये प्लान और स्ट्रेटजी सबमिट की है। ये प्लान सबमिट वैसे तो 2020 तक करना था, बट सिंस पेंडेमिक आ गई तो सारी कंट्रीज जो हैं, बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो अपना टारगेट प्लान, स्ट्रेटजी प्लान सबमिट करने में डिले हो गई। अब इंडिया ने ये प्लान अपना सबमिट कर दिया है, तो इंडिया इज नाउ वन ऑफ द कंट्रीज अमंग द 60 कंट्रीज जिन्होंने अपना ये प्लान सबमिट कर दिया है कि वो नेट जीरो एमिशन कैसे अचीव करेंगी। इंडिया की जो अप्रोच है ये चीज़ अचीव करने की, वो चार की कंसिडरेशन पे बेस्ड है या चार बेसिस या चार पिलर्स पे बेस्ड है। पहला, इंडिया ने ग्लोबल वार्मिंग को हिस्टोरिकली बहुत कम कंट्रीब्यूट किया है, ना के बराबर, मतलब नियरली नील उसने कंट्रीब्यूट किया है। जो मेन इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैं जैसे नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, चाइना, दीज आर द कंट्रीज या रीजन्स जिन्होंने ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है ग्लोबल वार्मिंग को अक्रॉस द वर्ल्ड हिस्टोरिकली इन द पास्ट 150 ईयर्स। सो इंडिया की जो डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी या जो नेट जीरो एमिशन की स्ट्रेटजी है वो इस पॉइंट पे बेस्ड है पहले तो कि हमने ग्लोबल वार्मिंग कम करी है बहुत, तो हमारी जो अप्रोच रहेगी वो इस चीज़ को कंसिडरेशन में लेगी कि हम जो आगे रूट फॉलो करेंगे उस रूट में हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लेम नहीं आना चाहिए। हम वी हैव सम राइट ओवर द इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज टू डू सम थिंग्स विच शुड नॉट बी अलाउड टू डू, विच शुड नॉट बी अलाउड
फॉर इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज जिन्होंने ग्लोबल वार्मिंग में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है। सो इंडिया ने बहुत कम ग्लोबल वार्मिंग कंट्रीब्यूट किया है, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रीब्यूशन किया है डिस्पाइट हैविंग 17% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। द सेकंड पिलर इज हमारी स्ट्रेटेजी का कि हमारी डेवलपमेंट के लिए हमको अभी बहुत सिग्निफिकेंट एनर्जी नीड्स हैं। थर्ड इज इंडिया अपनी डेवलपमेंट के लिए ऑलरेडी लो कार्बन स्ट्रेटजीज को परस्यू करने के लिए कमिट कर चुका है। इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज ने जो हाई कार्बन स्ट्रेटजीज थी, जो कि फॉसिल फ्यूल बेस्ड अप्रोच थी, उनको फॉलो किया था और उन्हीं ने ज़्यादा एमिशन किया था, जिसके कारण आज ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा है। बट हम ऑलरेडी अपना डेवलपमेंट पाथ ऐसा बना चुके हैं जिसमें हमारे जो रिसोर्सेज हम यूज़ करेंगे वो लो कार्बन एमिशन कॉज करते हैं। एंड फोर्थ इज हम क्लाइमेट रेजिलियंस बिल्ड करने पे भी हमारी स्ट्रेटेजी बेस्ड है। मतलब हम कोई भी पाथ फॉलो करेंगे अपने डेवलपमेंट का नेट जीरो की तरफ ले जाने के लिए अपने आप को, वो क्लाइमेट से रेजिलियंस रहेगा। मतलब क्लाइमेट की जो भी डैमेजेस होंगे उसको इस तरह से इंडिया अपने आप को फॉलो या फ्यूचर प्लान करेगा कि वो क्लाइमेट के कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो भी डैमेजेस होते हैं उससे उसके इम्पैक्ट को कुशन कर पाए, बहुत ज़्यादा डैमेजेस उसके ना हो, इंडिया के नेगेटिव इम्पैक्ट उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ना आए। तो दीज आर द फोर पिलर्स जिस पे बेस्ड हमारी स्ट्रेटजी है। पहला तो हम अपनी एनर्जी नीड्स को ध्यान में रख के अपना डेवलपमेंट पाथ फॉलो करेंगे। दूसरा, हम अपने डेवलपमेंट पाथ को इस तरह से फॉलो करेंगे कि वो ऑलरेडी लो कार्बन एमिशन पे बेस्ड हो। तीसरा, हमारी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी क्लाइमेट रेजिलियंस पे बेस्ड होगी। एंड चौथा, हमारी जो हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कम है एज कम्पेयर टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। एंड दैट इज़ वाई इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज जो हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमको ये पाथ ऑफ डेवलपमेंट फॉलो करने में हमको सपोर्ट करे। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रेटजी। ये तो हमने पिलर्स देख लिए जिसके बेस पे हमारी स्ट्रेटजी बेस्ड है। अब हमारी स्ट्रेटजी के की फीचर्स क्या हैं? तो पहला, तो हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स आर द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर्स टू क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग। तो हम इनको मैनेज करने के लिए क्या स्टेप्स लेंगे? तो पहला, हमारा इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम को जो डेवलप करने की स्ट्रेटजी है वो लो कार्बन अप्रोच रहेगी। हम जितनी भी टेक्नोलॉजीज अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं वो ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो कार्बन एमिशंस बहुत कम करती हैं। सो हम एक्सप्लोर भी कर रहे हैं और लो कार्बन टेक्नोलॉजीज को सपोर्ट भी कर रहे हैं। दूसरा, हम डिमांड साइड मैनेजमेंट कर रहे हैं। हम इस तरह से अपनी डिमांड को मैनेज कर रहे हैं कि लोग जो अल्टीमेट कंज्यूमर, इवेंचुअल कंज्यूमर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, या फिर इंडस्ट्रीज जो इवेंचुअल अल्टीमेट कंज्यूमर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वो डिमांड करें रिन्यूएबल एनर्जी या क्लीन एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी को, रेदर देन बेस्ड ऑन फॉसिल फ्यूल। थर्ड, रैशनल यूटिलाइजेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल रिसोर्सेज। सी, हमारे लिए अभी इमीडिएटली शिफ्ट करना पॉसिबल नहीं है रिन्यूएबल एनर्जी से फॉसिल फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी पे, क्योंकि हमारे जो प्लांट अभी एस्टेब्लिश्ड हैं जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं वो फॉसिल फ्यूल पे बेस्ड हैं, और फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी पे कम्प्लीटली शिफ्ट करना इज़ अ डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा प्लांट को चेंज करना बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी है। और दूसरा, रिन्यूएबल एनर्जी अभी उतनी ज़्यादा श्योर शॉर्ट सप्लाई नहीं देता है हमको डेफिनेट, मतलब उसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिसिटी में, कि हम उस पर इमीडिएटली कम्प्लीटली डिपेंड हो जाएं, ऐसा हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इन नियर फ्यूचर एकदम से। सो इसलिए हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए हम फॉसिल फ्यूल का यूज़ करेंगे, लेकिन रैशनल यूज़ करेंगे, मतलब उतना ही यूज़ करेंगे जितना कि नीडेड है, जो कार्बन एमिशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने में सपोर्ट नहीं करता है। चौथा, हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए ऑलरेडी नेशनल हाइड्रोजन मिशन भी लॉन्च करा है 2021 में, जो इंडिया को ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने में का एम करता है। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन का रैपिड एक्सपांशन, इलेक्ट्रोलाइजर की मैन्युफैक्चरिंग का प्रमोशन कैपेसिटी कंट्री में, और न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन की कैपेसिटी को ट्रिपलाइज, मतलब 3 टाइम करने का हमारा टारगेट है बाय द ईयर 2032। अगर हमने ये चीज़ें अचीव कर ली और इनको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर लिया तो ऑलरेडी हमारी फॉसिल फ्यूल पे जो नीड है, डिपेंडेंसी है, वो कम हो जाएगी। द सेकेंड फीचर ऑफ स्ट्रेटजी इज ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हमारा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको हम इंटीग्रेटेड, एफिशिएंट और इंक्लूसिव लो कार्बन सिस्टम बना रहे हैं, मतलब जिसमें एमिशंस ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड जो गैसेज हैं उनका कम होता है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपको पता है ये जीडीपी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूटर है, इसीलिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे काम करना हमारे लिए बहुत नेसेसरी है अगर हम नेट जीरो टारगेट अचीव करना चाहते हैं तो।
तो इसके लिए हम फ्यूल एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर रहे हैं, क्लीनर फ्यूल पे ट्रांजिशन करने में की बात कर रहे हैं। आपको पता होगा मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने लगे हैं अब, या फिर हाइब्रिड व्हीकल्स आने लगे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होके चलते हैं। तो वो क्लीनर फ्यूल, बैटरी बेस्ड क्लीनर फ्यूल या फिर हाइड्रोजन फ्यूल जो है उनकी बात चल रही है अब। इस टाइप के व्हीकल्स अब मैन्युफैक्चरिंग में आने लगे हैं। इसके अलावा हम लेस पॉल्यूटिंग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पे भी शिफ्ट हो रहे हैं, जैसे हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है अब वो भी ईवी बेस्ड होता जा रहा है। इलेक्ट्रिक बसेस अब अर्बन सेंटर्स में स्टार्ट होने लगी हैं, सो दैट पब्लिक जो है प्राइवेट व्हीकल्स का यूज़ कम करे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे बेस्ड है उसको ज़्यादा यूज़ करे। इसके अलावा मल्टीपल मोड्स में इलेक्ट्रिफिकेशन भी हम शुरू कर रहे हैं ताकि फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ जो है कम हो जाए। जैसे कि ट्रेन में, बसेस में हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि वहाँ पे क्या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, बायोफ्यूल्स का यूज़ कैसे और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल पेट्रोल में हमने इथेनॉल की ब्लेंडिंग बढ़ा रहे हैं। हमारा टारगेट है कि बाय द ईयर 2025 इथेनॉल की ब्लेंडिंग पेट्रोल में 20% तक रीच हो जाए। करेंटली 5 to 10% हम इथेनॉल की ब्लेंडिंग करते हैं। धीरे धीरे हम ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को मोटिवेट कर रहे हैं कि वो ऐसे इंजन्स बनाएं जो इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को अच्छे से अडॉप्ट कर पाए और व्हीकल की एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर पाए। सो दिस वाज द सेकंड फीचर ऑफ स्ट्रेटजी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे काम करना। थर्ड पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी इज रिलेटेड टू अर्बन डिजाइन। अर्बन सेंटर्स को हम एनर्जी और मटेरियल एफिशिएंट बना रहे हैं। हमारी बिल्डिंग्स हम इस तरह से बना रहे हैं कि वो सस्टेनेबल बिल्डिंग्स हो, उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की नीड ना हो ताकि एनर्जी का कंजम्पशन कम हो। एनर्जी एफिशिएंट और मटेरियल एफिशिएंट बिल्डिंग बनाने का मतलब ऐसा है कि वहाँ पे एनर्जी का कंजम्पशन लो हो। एनर्जी का कंजम्पशन लो होगा, लो एनर्जी कंजम्पशन में हमारा पहले जितना ही काम होगा, तो ऑब्वियसली एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए कार्बन एमिशंस की हमको नीड नहीं पड़ेगी। हमको इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में ज़्यादा कार्बन का एमिशन नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा अर्बन बिल्डिंग्स को हम इस तरह से बना रहे हैं, अब कोशिश कर रहे हैं कि वो रिन्यूएबल एनर्जी से भी इंटीग्रेटेड हो। कई बिल्डिंग्स में हम ट्राई कर रहे हैं कि सोलर पैनल्स बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी वो खुद अपनी जनरेट करें और खुद अपना इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन उससे करें, सो दैट फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी का ट्रांसमिशन उनको हमको कम करना पड़े। इसके अलावा क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव और रेजिलियंट बिल्डिंग डिज़ाइन भी हम बना रहे हैं। बिल्डिंग्स में भी इस टाइप के हम एडाप्टेशन कर रहे हैं कि वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के बजाय उनको ज़्यादा रिफ्लेक्ट करें। इसको बोलते हैं एल्बिडो इफेक्ट। तो ये चीज़ें जब होंगी इम्प्रूव तो ऑब्वियसली हीटिंग कम होगी अर्बन एटमॉस्फेयर में, और हीटिंग कम होगी तो एमिशंस के जो करने वाले रिसोर्सेज हैं उनका भी यूज़ हम कम करेंगे। द फोर्थ थिंग इज प्रमोट इकोनॉमी वाइड डिकपलिंग ऑफ ग्रोथ फ्रॉम एमिशन। हम हमारी जो ग्रोथ कर रहे हैं, पास्ट में जितनी भी कंट्रीज डेवलप हुई हैं, जितने भी नेशंस डेवलप हुए हैं जैसे कि यूएस, यूरोपियन कंट्रीज, इन सब ने ग्रोथ करते टाइम बहुत हाई अमाउंट ऑफ एमिशंस करे हैं ड्यू टू द मशीन्स एंड द फ्यूल्स विच दे यूज। बट हम जस्ट बिकॉज दे हैव डन द सेम वी आर नॉट गोइंग टू डू द सेम। हमने ये चीज़ कमिट की है कि हम अपने इंडस्ट्रियल सिस्टम को इस तरह से ग्रो करेंगे कि वो ऑलरेडी लो एमिशन जो है उसको अचीव करे, वाइल एट द सेम टाइम हेल्पिंग अस डेवलप। बिना इंडस्ट्रियल ग्रोथ के हम डेवलप नहीं कर सकते हैं, तो हमारे इंडस्ट्रियल ग्रोथ के गोल को तो हम नहीं रिमूव कर सकते जस्ट बिकॉज वी वांट टू इंश्योर कि ग्लोबल एमिशंस, कार्बन के एमिशंस ना हो। बट हमारी जो लो कार्बन डेवलपमेंट ट्रांजिशन है वो हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हम अपनी इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट कर रहे हैं कि वो आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के अंदर में जो भी मशीन या टेक्नोलॉजी यूज़ करें उनको लो कार्बन बेनिफिट या प्रमोशन हम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम उनको प्रमोट कर रहे हैं कि वो एनर्जी एफिशिएंट मेथड्स को ज़्यादा यूज़ करें। एक स्कीम चलती है जिसका नाम है परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड, पैट स्कीम। इस स्कीम के अंदर में जितने कार्बन एमिशन कम करती है कोई भी इंडस्ट्री, उसको उस चीज़ के सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, जिस सर्टिफिकेट को वो मार्केट में सेल कर सकते हैं दूसरी इंडस्ट्रीज़ को जो एमिशन ज़्यादा कर रही हैं। इससे उनको मॉनिटरी बेनिफिट भी मिलता है, प्लस कार्बन के एमिशन हमारे कम भी होते हैं। द सेकंड इज नेशनल हाइड्रोजन मिशन के अंदर में ऑलरेडी हम इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट कर रहे हैं कि वो जहाँ पे भी क्लीन फ्यूल यूज़ कर सकते हैं वो फ्यूल यूज़ करें। हाई लेवल ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन हम करने की कोशिश कर रहे हैं इंडस्ट्रीज़ को। इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी प्रीडोमिनेटली हम यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, सप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट वो ऐसी इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके, पावर सोर्सेज को यूज़ करके हमारे कार्बन एमिशन को कम करने में और ज़्यादा हेल्प करें। द फिफ्थ पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी डील्स विद इंजीनियरिंग सॉल्यूशन। ये एक नया सेक्टर है जिसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, अक्रॉस द वर्ल्ड भी ये एक्सप्लोर हो रहा है
कि कौन-कौन से इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस और ज़्यादा निकाले जा सकते हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन और कम हो। अब ऑब्वियसली दिस इज़ पार्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज़ की पार्ट ऑफ अवर स्ट्रेटजी, जिसमें हम ऐसी टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं जिनमें कार्बन के एमिशंस कम हो। इसमें ऑब्वियसली इंटरनेशनल सपोर्ट की नीड होती है, जिससे इनोवेशन, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र, क्लाइमेट स्पेसिफिक फाइनेंस और कैपेसिटी बिल्डिंग के एम्स जो हैं अचीव हो पाएँ, कंट्रीब्यूशन मिल पाए उसमें दूसरी कंट्रीज़ से। जिन कंट्रीज़ के पास ऐसी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ ऑलरेडी है, हम उनसे जो टेक्नोलॉजी डिमांड करते हैं कि आप हमको ये टेक्नोलॉजी डिमांड करिए, बिकॉज़ हमको खुद से डेवलप करने में हो सकता है उसमें 20 टू 30 इयर्स लग जाएँ, जिससे कार्बन के एमिशंस जो हैं हमारे कम नहीं हो पा रहे हैं अभी। तो वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र से हम उस चीज़ को कम कर पाएँ। द सिक्स पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी डील्स विद फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन कवर। आपको पता है जितने फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन ज़्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में प्रेजेंस उतना ही कम होगा, बिकॉज दे एब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सो हम एक ऐसी अप्रोच लेने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें हम लोगों को लाइवलीहुड भी प्रोवाइड कर पाएँ एंड एट द सेम टाइम फॉरेस्ट का कंजर्वेशन भी बढ़ा पाएँ। तो ये चीज़ हम अचीव करने के साथ साथ हमारे अदर फैक्टर्स भी जो हैं फॉरेस्ट के, वो भी हम अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे इंडिया के फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट्स जो हैं ये ग्लोबल लेवल से बहुत कम हैं। इंडिया में 2016 में फॉरेस्ट और ट्री कवर जो हैं ये नेट सिंकिंग थे ऑलरेडी 15% ऑफ CO2 एमिशन। मतलब ये 15% ऑफ CO2 जो हम एमिट करते थे, ये फॉरेस्ट ऑलरेडी हमारे सिंक की तरह काम कर रहे थे। रेदर देन एमिटिंग, दे वर एब्जॉर्बिंग मोर ऑफ CO2 इन द ईयर 2016। इसके अलावा इंडिया ने अपना जो नेशनली डिटरमाइंड कमिटमेंट दिया था पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के अंदर में, वो उसको फुलफिल करने की डायरेक्शन में है। उसके अंदर में इंडिया ने ये कमिटमेंट दिया था कि हम बाय द ईयर 2030 अपने फॉरेस्ट और ट्री कवर को बढ़ा के 2.5 टू 3 बिलियन टन ऑफ एडिशनल कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब या कार्बन का सेक्वेस्ट्रेशन हम करेंगे। मतलब एटमॉस्फेयर से हम इतनी कार्बन का एडिशनल रिमूवल हम करेंगे वाया फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। So we are also in this rightly in this direction. Then the last point relates to last part of strategy deals to financing. ये जो लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे हमको फॉलो करना है, इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है, पर्टिकुलरली नई टेक्नोलॉजीज, नए इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। सो ये कॉस्ट जो है अभी जो एस्टिमेट हैं वो ये बताते हैं कि इंडिया को बाय द ईयर 2050 ये लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे अचीव करने में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की नीड है। और ये चीज़ तभी पॉसिबल है जब हमको ग्रांट्स मिलें दूसरी कंट्रीज से और या फिर मल्टीलेटरल एजेंसीज जैसे कि UN से कंसेशनल लोन्स मिलें हमको लार्ज स्केल टाइमली लेवल पे, टाइमली मैनर में। अगर ये चीज़ हमको फाइनेंसिंग नहीं मिलेगी तो ऊपर के जो 6 पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस करे वो अचीव नहीं हो पाएंगे। ओके, सो दीज आर द 7 की स्ट्रेटजीज of India's plan, of India's aim paper, India's goal to achieve net zero emission by 2070. Let's move on to the next part कि हमारे फाइनेंशियल रोड ब्लॉक क्या है। इंडिया ने ये जो स्ट्रेटजी बनाई है नेट जीरो अचीव करने की बाय द ईयर 2070 में तक, इसको अचीव करने में इंडिया को क्या इशू आ रहे हैं। तो द फर्स्ट पॉइंट इज इंडिया को $400 बिलियन एडिशनली नीड है कैपिटल में एनुअली। अगर उसको अपने एमिशन रिडक्शन के प्रोग्राम एक्सेलरेट करना है, तो उसको अपने फास्ट रेट पे एमिशंस में रिडक्शन अगर इंडिया को करना है तो हर साल उसे $400 बिलियन की नीड होती है। बट अगर आप देखें तो हमको इतनी मनी या फंडिंग या फाइनेंसिंग अभी तक मिल नहीं पा रही है। इंडिया की जो रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज हैं, इन्होंने 2021 जनवरी 2021 से अभी तक, मतलब पास्ट 2 इयर्स में सिर्फ $6.8 ही इनको मिले हैं डेप्ट में। ये इंडिया की 2% से भी जो नीड है, इंडिया की जो एनुअल डीकार्बोनाइजिंग कॉस्ट है उसके 2% से भी कम है, जो मैंने आपको बताया $400 बिलियन। ग्रीन बॉन्ड इशू जो इंडिया ने करे थे उससे मियरली इंडिया को $750 मिलियन मिले। इसके अलावा इंडिया के पास कॉस्ट कॉम्पिटिटिव टेक्नोलॉजी अल्टरनेटिव ज़्यादा नहीं है। मतलब अभी जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं पावर जनरेट करने के लिए, वो हम रिप्लेस इसलिए नहीं कर पा रहे हैं दूसरी अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी जो लो कार्बन बेस्ड हैं, क्योंकि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट करने से हमारी पावर की जनरेशन के कॉस्ट बढ़ जाएंगे, जिससे हमारे प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकते हैं, हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एक्सपेंसिव हो सकते हैं। मतलब ओवरऑल एक इन्फ्लेशन का बहुत रेट बढ़ जाएगा, जो जो चीज़ हमको प्रिवेंट कर रही है उन टेक्नोलॉजीज पे शिफ्ट करने से। तीसरा, गवर्नमेंट ने भी अभी कोई भी डिकार्बोनाइजेशन एफर्ट में फाइनेंशियली सपोर्ट करने की बात नहीं करी है कोई भी बड़ी।
एक ईवी के लिए एक स्कीम बस चलाई है उन्होंने, जिसके लिए उन्होंने 100 बिलियन रुपीस की सब्सिडी प्रोवाइड करी है। इस स्कीम का नाम है फेम स्कीम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है। आपने देखा होगा अभी टू व्हीलर्स जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, टू व्हीलर्स खरीदने पे आपको कुछ सब्सिडी मिलती है उस स्कीम के अंडर में। तो वो स्कीम के अंदर में ही बस गवर्नमेंट ने अभी डिकार्बोनाइजेशन एफर्ट सपोर्ट कर रहे हैं, और कोई दूसरे मेथड या दूसरी जो इनिशिएटिव है जिनमें डिकार्बोनाइजेशन हो सकता है, उसके लिए गवर्नमेंट ने अभी तक कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट अनाउंस नहीं किया है। चौथा, इंडिया का रिन्यूएबल सेक्टर जो है 2021 में उसमें इन्वेस्टमेंट या एफडीआई भी बहुत कम है। इंडिया को सिर्फ 12 टू 15 बिलियन डॉलर्स ही मिले रिन्यूएबल सेक्टर, एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट में लास्ट ईयर। सो बेसिकली हम रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स को फंड नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू दिस सेम रीज़न। इसके अलावा इंडियन बैंक्स जो हैं, ये डीकार्बोनाइजेशन इनिशिएटिव्स जो होते हैं उसके लिए फंड प्रोवाइड करने में अभी बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये प्रोजेक्ट अभी बहुत ज़्यादा रिस्की हैं, या इनसे रिलेटेड जो भी बिजनेस या इनिशिएटिव या एंटरप्राइज है वो सक्सेसफुल नहीं होगी। फॉर एग्जांपल एसबीआई रेयरली रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी कमर्शियल इंडस्ट्रियल इनिशिएटिव फंड अभी करता है, रेयरली, ज़्यादा नहीं करता। इसके अलावा लास्टली ट्रेडिशनल डोमेस्टिक और फॉरेन सोर्सेज या डेब्ट कैपिटल मार्केट्स जो हैं, ये मासिव इन्वेस्टमेंट करने में अभी कैपेबल नहीं है कि वो डीकार्बोनाइजेशन एफर्ट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर पाए। सो दीज आर द फाइनेंशियल रोड ब्लॉक कि क्यों हम फास्ट स्विच नहीं कर पा रहे हैं क्लीन एनर्जी सोर्सेज पे, क्योंकि हमारे पास फाइनेंसिंग के इतने इश्यूज आ रहे हैं। So this ends our body part of our answer. Let's end our answer with conclusion. हमारी जो भी स्ट्रेटजी है वो बेसिकली दो थीम पे बनी है, दैट इज क्लाइमेट जस्टिस एंड सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल। ये दोनों ही आपको मेंशन करना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पस। अगर आप इन दोनों चीज़ों का मेंशन नहीं करते हैं अपने एनवायरनमेंट रिलेटेड आंसर में, सो दिस समवेयर गिव्स अ नेगेटिव इंप्रेशन कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स नहीं पता है। सो हमारी जो स्ट्रेटजी है वो क्लाइमेट जस्टिस और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल पे बेस्ड है। क्लाइमेट जस्टिस मींस कि ये इक्विटी और कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज पे बेस्ड है। सीबीडीआर आरसी जिसको बोलते हैं, ये सीबीडीआर आरसी का मतलब होता है कि हर एक की प्रॉब्लम तो सेम है, ग्लोबल वार्मिंग अक्रॉस द वर्ल्ड सारी कंट्रीज की, लेकिन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग है। कुछ कंट्रीज हैं इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज जिन्होंने ज़्यादा पास्ट में ग्लोबल वो करे हैं एमिशंस, जिसके कारण आज ग्लोबल वार्मिंग हो गई है। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बनती है कि वो अपने एंड से ज़्यादा स्टेप्स लें इन ऑर्डर टू डीकार्बोनाइज द वर्ल्ड। सो हमारी जो स्ट्रेटजी है वो इसी चीज़ को ध्यान में रख के बनाई गई है। हमारी जो LTLEDS है, लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, ये इंडिया के राइट टू एन इक्विटेबल एंड फेयर शेयर ऑफ ग्लोबल कार्बन बजट पे ही बेस्ड है। जो मैंने आपको बताया कि इंडिया हैज़ द राइट कि वो अपने आप को डेवलप करे विथ सम अमाउंट ऑफ कार्बन एमिशन। अगर वो चीज़ अवॉइड नहीं की जा सकती है तो, क्योंकि सारी कंट्रीज़ ने अपने आप को डेवलप कर लिया यूजिंग अनफेयर मीन्स, बट जब हमारे डेवलप करने की बात आई तो वो चीज़ वो डिनाई करने की कोशिश कर रहे हैं। सो दैट इज़ वाई इट इज़ एसेंशियल टू इंश्योर कि इंडिया की जो विजन है रैपिड ग्रोथ और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का, उसमें कोई भी कंस्ट्रेंट ना डाले कोई भी कंट्री, वाइल प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट। हम ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो रैपिड ग्रोथ और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का जो हमारा विजन है वो हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए, एमिशंस को कम करते हुए, इस चीज़ को ध्यान में रख के ही हमने अपनी स्ट्रेटजी बनाई है। और हमारा खुद का ही एक विजन है, दैट इज़ लाइफ, जिसमें हम लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का एक कॉल हमने अक्रॉस द वर्ल्ड दिया था कि अगर आप कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो प्रोडक्ट यूज़ करने के पहले इस चीज़ को ध्यान रखें, देखें कि क्या वो हाई कार्बन एमिशन में कंट्रीब्यूट करता है, क्या उसका कोई ऑल्टरनेटिव है जो कम कार्बन एमिशन करता है, और हमको वही प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए। सो ये इंडिया की पूरी स्ट्रेटजी है। इंडिया 2070 तक अपने आप को डेवलप करने के लिए वो सारी चीज़ें कर रहा है जो एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री को करना चाहिए। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि डेवलप्ड एंड इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज भी अपने पार्ट पे वो स्टेप्स लें जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, गिवन दैट उन्होंने हिस्टोरिकली इतने एमिशंस करे हैं। So I hope this answer या this issue was clear to you. If you like the video, please do share it with your friends and subscribe to the channel if you haven't till now. Thank you very much for watching the video.